हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अब देखा था कि गृह सज्जा है क्या, गृह सज्जा कला के तत्व, कला के सिद्धांत, नमूने, इन सब के बारे में छोटा सा हमने प्रीव्यू देखा था कि क्या क्या पढ़ना है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। गृह सज्जा क्या है? गृह सज्जा देख लेते हैं। वैसे तो घर को सजाना, घर की सुंदरता को व्यवस्थित करना या सामान को सही तरीके से व्यवस्थित करना, यही गृह सज्जा होती है। लेकिन गृह सज्जा भी किस पे कौन कर सकता है? जिसका इंटरेस्ट हो, जो उसमें पूर्ण हो, जो जिसे लगता हो कि घर साफ सुथरा होना चाहिए। तो देखते हैं कि गृह सज्जा है क्या। होम डेकोरेशन, यानी कि गृह सज्जा घर को सुंदर, सुविधा पूर्वक और आकर्षक बनाने वाली कलाओं, वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। घर के अंदर हुई सज्जा गृहिणी या परिवार की रुचि, विचार, व्यक्तित्व को प्रकट करने का एक आईना होता है। गृह प्रबंध में सजावट का आश्रय उपयोग में आने वाली वस्तुएं उपयोगी तथा आरामदायक हो, वह उनको संयोजनात्मक ढंग से तथा सौंदर्यात्मक ढंग से क्या किया गया हो, सुव्यवस्थित किया गया हो, रखा गया हो। यानी कि क्रमबद्धता भी की गई हो, उनकी देखभाल, साफ सफाई समय समय पर होती रहनी चाहिए और उनमें जो आपके क्या है, कम खर्च हो तथा कम शक्ति करते हुए सरलता पूर्वक हो सके। तो आप क्या समझते हैं चीज से? हम समझते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो हमारी गृह सज्जा है, गृह सज्जा जो है हमारी क्या है, घर की सजावट, सजावट या फिर सौंदर्य। ठीक, तो सौंदर्य कब कैसे होगा कि जो हमारे घर परिवार के सदस्य हैं, उनकी सुविधा को या उनके आराम को ध्यान में रखते हुए, या फिर उनकी जो हमारी सही तरीके से चीज को आरामदायी तरीके से रखते हुए और सही समय पर रखते हुए, कम खर्च लगा हो, कम टाइम लगा हो, सारी चीजें क्या करते हैं, सही तरीके से हम रखते हैं, सुविधा का ध्यान रखते हैं, तो वो क्या होता है, गृह प्रबंध होता है। यानी कि गृह प्रबंध, गृह सज्जा जो है, चीजों को सही व्यवस्थित तरीके से रखना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और क्या करना, उनके व्यक्तित्व को दिखाना। जो गृहिणी होती है उसका व्यक्तित्व उसके घर को देख के पता लग जाता है कि इसके विचार कैसे होंगे, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। ये सारी चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं किस पर, उसकी मैनेजमेंट पर, उसकी डेकोरेशन पर। तो जो घर की चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर ज्यादा पैसा है या महंगी महंगी वस्तुएं, तो उन्हीं से आप घर को सुंदर बना सकते हैं। सही मायने में आपके पास जो भी मटेरियल है, जो डेकोरेशन का सामान है, बस ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको एक क्रमबद्धता से रखें। आपको चीजों को ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे। आपको कोई चीज ढूंढनी है और आपने उसको सही जगह पे रखा है, तो क्या करेंगे, आप कम समय लगाकर उसको इजीली देख फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी एनर्जी कम लगी, आपका समय कम लगा। तो घर को सुंदर दिखने वाला एक आईना होता है गृह सज्जा, दिखाने वाला। जिस तरीके से क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही लूं, अपना आपका लूं, आप लोग सुबह रेडी होके तैयार श्यार होके स्कूल, कोचिंग, ऑफिस जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक बार घर से निकलने से पहले जब आप रेडी होते हैं तो आईना देखते हैं। आईना देख के आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहीं मुझमें कुछ कमी तो नहीं है। तो वैसे जो गृहिणी होती है या हम लोग जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, घर क्या है हमारा, चीजों को जब हम व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं तो वो क्या है, वो हमें आईना ही तो दिखा रहा है कि हर चीज जो है वो प्रॉपर वे में रखी हुई है, प्रॉपर जगह रखी हुई है। तो हमें चीजों को ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वही कहीं एक घर है आपका, सपोज करो आपके 2 रूम्स हैं, एक रूम आपने व्यवस्थित तरीके से रखा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आपने उस रूम को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर रखा है और एक रूम में आपने ऐसे ही सब सामान भर रखा है, और आपको बोल दिया जाए दोनों में कोई चीज आपकी, सपोज करो आपकी नोटबुक ही रखी है, रजिस्टर नोटबुक रखी है दोनों कमरे में, और आपको बोल दिया जाए कि अपनी नोटबुक ढूंढ के लेके आओ, फटाक से लेके आओ, इमीडिएटली आपको उस नोटबुक को की जरूरत पड़ जाए। तो अगर आपने अपनी नोटबुक को
अपनी बुक सेल्फ में रखा है, अपनी अलमीरा में रखा है, तो आप विद इन 1 मिनट्स में उसको ले आओगे। अगर उस फैले हुए अर्थवर्क जिसमें मतलब फैला हुआ है जो रूम, उसमें पड़ी है, तो आपको उसमें खोजने में टाइम लगेगा। हो सकता है ना भी मिले, क्यों? क्योंकि वो सामान में इधर उधर क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो वो क्या होगा, वो कमरा जो आपका एक जो सुंदर कमरा है और एक जो फैला हुआ कमरा है, तो आपका कौन से कमरे में कम समय लग रहा, जो साफ कमरा है उसमें, और जो फैला उसमें ज्यादा लगेगा, एक रीजन। दूसरा रीजन, अगर आपको खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए कह दिया जाए कि जाओ अपने अपने रूम में जाके सो जाओ, तो जो आपका साफ कमरा है उस कमरे में क्या आएगा, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको नींद अच्छी आएगी। लेकिन जो आपका फैला हुआ कमरा है, इसमें समान अर्थव्यवस्था जो है उसकी सब खत्म है, कोई भी चीजें प्रॉपर जगह पे नहीं है, कुछ भी इधर उधर सब फैला हुआ है, डस्टिंग पस्टिंग कुछ नहीं हो रही, तो वो क्या होगा, वहां क्या, वहां आपका मन लगेगा सोने में? क्या आपको वहां शांति सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगी। गृह सज्जा से ये भी मतलब नहीं होता कि आपके पास भर भर के पैसा है, बहुत महंगे महंगे आप क्या ले आए हैं, डेकोरेशन के फ्लावर पॉट, ये जो लाइटिंग वगैरह लगते हैं, झूमर, या मटेरियल आप घर में ले आए और आपने शोकेस में लगा दिया। देखिए, और उसकी सफाई क्या है, पता लग रहा है कि 6-6 महीने, 1-1 महीने उसकी डस्टिंग ही नहीं हो रही है, बस लाने के बाद आपने उसको टच ही नहीं करके देखा। तो वहां भी क्या होता है, वो भी क्या गृह व्यवस्था है, गृह सज्जा थोड़ी ना कहलाता है। तो गृह सज्जा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आप चाहे छोटा कम सामान रखें, समय समय पर उसकी धूल झड़ती रहनी चाहिए और साफ सफाई होती रहनी चाहिए। तो समझ में आया कि गृह सज्जा क्या होती है? गृह सज्जा होती है आपकी कि जो अभी आप घर में सामान रख रहे हैं या कोई भी चीज आप घर में सही तरीके से लगा रहे हैं, तो वो उससे आपकी कला, आपकी वैज्ञानिकता, आपकी पर्सनैलिटी, हर चीज को क्या करता है, वो दिखाता है कि घर में जो अंदर गृहिणी है वो किस तरह की होगी। जिसका घर बहुत सुंदर होता है, जो गृहिणी अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज करके रखती है, उसे देख के समझ जाते हैं कि भाई कितनी सुगढ़ गृहिणी है, कि इसने अपने घर को कितने अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम, आई होपफुली कि आपको समझ में आया होगा, सजावट की कमी को दूर करने के उपाय। तो सजावट की कमी, अब हमें समझ में आया कि सजावट क्या है। सजावट क्या है कि हमें चीजें क्या है, प्रॉपर वे में रखनी है, प्रॉपर जगह रखनी है। शूज, जहाँ शूज की रैक रखी है वहां रखनी है, बुक्स जहाँ बुक्स की अलमीरा है वहां रखनी है, बिस्तर जहाँ रखने हैं वहां रखनी है, ब्लैंकेट जहाँ रखनी है वहां रखनी है, पहनने के कपड़े जहाँ रखने जाते हैं वहां रखने हैं, बर्तनों की जगह स्टैंड में तो स्टैंड में रखने हैं, पेन को पेन स्टैंड में रखना है, स्टडी टेबल पर टेबल लैंप होना चाहिए, आपकी बुक्स प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, XYZ। तो इसके बाद आता है सजावट को की कमी को दूर करने के उपाय कौन कौन से। नंबर 1, वस्तुओं को हटा देना। नंबर 2, पुनः व्यवस्थित करना। नंबर 3, कमी को छिपाना। यानी कि जो डेकोरेशन को करने की जो आपकी कमी होती है वो दूर कर सकते हैं। वस्तु को, कोई चीज है आपकी, वो चीज आपकी टूट जाए, या वो किसी तरीके से थोड़ी बहुत क्रैक हो जाए, या उसकी पॉलिश उतर गई है, या उस पर धूल है, या वो आपके कमरे के साइज के हिसाब से बड़ी है, अनफिट है, तो क्या करना चाहिए, आपको उसको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उसके स्थान पे कोई छोटी चीज ले आइए, या हो सकता है कि वो स्पेस खाली ही अच्छा लग रहा हो तो खाली ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आता है पुनः व्यवस्था। पुनः व्यवस्था होता है रीअरेंजमेंट, यानी कि आप उस चीज को वहां से निकाल के तुरंत ही कोई उसकी जगह दूसरी चीज लगा सकते हैं। फिर आपकी कमी को छिपाना। सपोज करो कि आप, ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड मतलब वॉल पे लगा है, और मेरा मन करा कि मैं इसको हटा के दूसरी वाली वॉल पे लगा दूं, लेकिन पीछे की जो वॉल है, दीवार है, वो खाली रह गई, तो इसकी जगह मैं इतनी बड़ी शेप की कोई पेंटिंग या कोई छोटी पेंटिंग या कोई इस पे ड्राइंग कर सकती हूँ दीवार पे। तो क्या होगा, जो इसका जो स्पेस है वो क्या होगा, वो भर जाएगा, या खालीपन सा नहीं लगेगा। तो इसकी जो कमी हुई, बोर्ड को हटाने के बाद जो पीछे का स्पेस बचा, जो कलर फेड हो गया होगा, इसके पीछे का जो कलर डार्क होगा, साइड का फेड हो गया होगा, तो वो कमी क्या होगी, इसकी छिप जाएगी। इसके बाद होता है गृह सज्जा के सिद्धांत। गृह सज्जा के सिद्धांत कौन से होते हैं, या उद्देश्य भी कह सकते हैं। सौंदर्य, अभिव्यंजना, क्रियात्मकता और उपयोगिता, विविधता, मौलिकता और मितव्ययता। यानी कि गृह सज्जा के जो सिद्धांत हमारे होते हैं, वो सौंदर्य, सौंदर्य यानी कि सुंदरता। किसी भी चीज को आप अगर यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं,
ऐसे समझिए कि आप एक शादी में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक पार्टी में जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं। रेडी होने के बाद क्या है कि आप सबको बता रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, पूछ रही हूँ, या आईना देख रहे हैं, तो वो सब अगर आपको ये कमिटमेंट मतलब कमेंट दे रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या होगा, आपका आपने जो अपने कपड़ों पे अपने आप पे खर्च किया वो वसूल हो जाएगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा, आपको संतोष मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ, जब आपको 10 लोग बोल देंगे। और वहीं अगर आपने कोई पार्लर वाली हायर करी, उसने आपको भर भर के क्या करा, मेकअप पोत दिया, और पता लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, और जैसे थे, जैसे नॉर्मल दिखते थे उससे भी कहीं गुना भद्दे लग रहे हो, वो ओवर मेकअप हो गया। लोग आपके मुंह पे तो चाहे बोल भी दे कि अच्छी लग रही, बाद में क्या कहेंगे, देखो कितना मेकअप करा रखा। तो उससे क्या होगा, जो पैसे आपने खर्च करे, समय खर्च करा, वो भी क्या वेस्ट हो गया। तो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है किसी भी चीज को लगाने का, घर में सजाने का, कि वो सुंदर और एकदम डिफरेंट दिखनी चाहिए, कि देखते ही अट्रैक्टिव लगे, कि लोग देखने पे उसकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएं। फिर अभिव्यंजना, वही उसकी जो कल्पना करने लगे। क्रियात्मकता और उपयोगिता, यानी कि वो नीडेड भी हो, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किसकी क्या नीड है। अगर मैं आज बोर्ड पर खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ और मुझे पता है कि बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर की जरूरत होती है, पेन की, और मुझे इसकी उपयोगिता पता है और मैं इसे यूज कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो सही तरीका है। और मैं बोर्ड पे खड़ी हूँ और मुझे कुछ लिख के पढ़ाना है, पेंसिल मेरे पास है नहीं, पेन मार्कर मेरे पास है नहीं, तो वो क्या है, तो मेरा यहाँ खड़ा होना, मेरा यहाँ पढ़ाना क्या होगा, सब वेस्ट हो जाएगा टाइम में। ठीक है, इस मितव्ययता यानी कि ये कम खर्चीली भी कम होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, मतलब हिसाब से, अंडर बजट आपका होना चाहिए इसमें। मौलिकता, मौलिकता यानी कि इसमें जो सीक्वेंस है, या फिर आपकी जो ऐसा भी ना हो कि आप ने अपने कमरे में कोई तस्वीर लगाई है और बच्चों का कमरा है और आप उसमें कोई ऐसी अडल्ट टाइप की कोई पिक्चर लगा दे, तो जो भी आप पिक्चर या किसी भी डेकोरेशन का यूज कर रहे हैं, तो वो आपके आदर्शों को भी दर्शाती हो। इसके बाद आपका आता है पारंपरिक भारतीय देशी शैली या पाश्चात्य विदेशी शैली। जो पारंपरिक क्या होती है, जो ट्रेडिशनल होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जैसे धार्मिकता, औपचारिक, रूढ़िवादिता और आध्यात्मिकता। और पाश्चात्य विदेशी शैली कौन सी है, अनौपचारिकता, भौतिकता और भाग्यवादी। ये सिर्फ नाम ही आपसे पूछ लेता है, इस शैलियों में आते हैं कौन कौन से। धार्मिकता यानी कि जैसे आप मंदिर वगैरह कहीं चले जाएं तो वहां आपको क्या होगा, वहां जो आपको तस्वीर, स्टैचू वगैरह जो लगेंगे वो भगवान के आस्था से रिलेटेड ही मिलेंगे, इस तरीके का। इसके बाद आता है गृह सज्जा एवं कला। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो कि जो होम डेकोरेशन है, क्या वो एक कला है, हाँ या ना में आपकी सहमति, क्या आप इस कदम से सहमत हैं, असहमत हैं, ए बी दोनों, या कोई भी नहीं, इस तरीके से। तो गृह सज्जा क्या है, वो कला है। कला कैसे है कि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि चीजों को आपको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, तो आप उनको व्यवस्थित तरीके से जो है व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, सजा नहीं पाएंगे। तो इसके बाद आपका आता है कला मानव जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। व्यक्ति जब अपने भावों, विचारों और संवेगों को व्यक्त करता है तो वह स्वाभाविक रूप से किसी न किसी कला का सहारा लेता है। यानी कि अब उसने पूछा है कि कला क्या है। कला क्या है, कला है मानव जीवन की अभिव्यक्ति, यानी कि आपके व्यूज, आपके मन में कोई फिगर बन रही है, आपके दिमाग में कोई इमेज है, आपने पेंसिल उठाई और उसे पेपर पे ड्रॉ कर दिया, तो वो ड्रॉ करने के बाद अगर आप अपनी वो पिक्चर पेंटिंग किसी को दिखाएंगे तो उससे आपके मन में उठने वाले भाव, आपके विचार क्या है, वो प्रकट हो जाएंगे। तो कला मानव जीवन की सहज अभिव्यक्ति और व्यक्ति तथा अपने भावों, विचारों, संवेगों को व्यक्त करने की एक क्या है, कला है। यानी कि व्यक्त करता है तो वह अपने स्वाभाविक रूप से किसी न किसी कला का सहारा लेता है। सामान्य अर्थों में कोई भी कार्य जिसमें सुंदरता का भाव जागृत हो तथा उसके सामान्य होने की दक्षता व सृजनात्मकता की आवश्यकता हो, वही कला है। यानी कि आपकी चीजों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, अपने घर को सही ढंग से व्यवस्थित करना, आपको पता होना चाहिए
कि शूज की जगह कहाँ है तो वहीं आपको शूज रखने हैं, बुक्स की जगह कहाँ है रखने की, वहां आपको बुक्स रखने हैं, किचन में किस चीज की जगह कहाँ बनी हुई है, तो सही चीजों को सही जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखना ही क्या है, कला है। तो इसके बाद आता है गृह प्रबंध में कला का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सरल, संयोजित तथा सुसंगठित स्वरूपों के साथ समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, कला के तत्व, कला के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो वही चीज हम इसमें आगे पढ़ेंगे। जैसे कला के माध्यम से प्रबंधन प्रक्रिया को सरल, संयोजित तथा सुसंगठित स्वरूपों के साथ समझा जा सकता है। कला शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा मानसिक संगठित प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कला के तत्व कौन कौन से हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। रेखा, आकार, डिजाइन, नमूना या बनावट, रंग, प्रकाश, रिक्स्थान, पोत या विचार, ये आपके कला के तत्व हैं। कला के सिद्धांत कौन से थे वो बाद में पढ़ेंगे। अब रेखा, रेखा क्या होती है, रेखा मैंने आपको बताया था कि दो बिंदु, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो जोड़ती है, दूसरे बिंदु तक जाने के जो मतलब कि लाइन जो होती है, बहाव जो होता है, वो रेखा कहलाता है। यानी कि दो बिंदुओं के माध्यम के बहाव को रेखा कहते हैं। ये गृह सज्जा का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि किसी भी कला के आधार के रूप में कार्य करता है। रेखा चार प्रकार की होती हैं। अगर वो आपसे पूछ ले कि रेखा कितने प्रकार, क्वेश्चन नंबर 1 अगर वही पूछेगा आपसे कि कला के तत्व बताइए, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, रेखा, संतुलन, अनुपात, या इनमें से कोई भी नहीं, तो वो 3 दे देगा। क्या करेगा, उसने 3 ऑप्शन तो उठा के आपको कला के सिद्धांत के दे दिए, और एक आपको क्या दे दिया, कला के तत्व को दे दिया। तो कला का तत्व अगर आपसे वो पूछ लेगा तो क्या होगा, रेखा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये बन जाता है। एक ही आपसे पूछ लेगा कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं, तो आंसर क्या आएगा, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 4 प्रकार की होती हैं देख लेते हैं। लंबवत रेखा, समतल या क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा या वक्र रेखा। समतल रेखा कौन सी होती है, सॉरी, लंबवत रेखा कौन सी होती है, लंबवत, लंबवत से समझ में आ रहा होगा, यानी कि लंबी रेखाएं। लंबी रेखाएं कैसी, ये रेखाएं लंबी तथा ऊंचाई का भाव उत्पन्न करती हैं। ये रेखाएं एकदम सीधी ऊंची रेखा होती हैं जो कि शक्ति एवं दबाव, जोश की अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा जनक और औपचारिकता को प्रदर्शित करते हैं। ये रेखाएं आपके टेक्सटाइल में भी आएंगी कि छोटे आदमी को कैसी रेखा के कपड़े, सीधी रेखा के कपड़े पहनने चाहिए, किस नमूने के पहनने चाहिए, ये सब। तो ये जो रेखाएं होती हैं, जो लंबवत रेखाएं होती हैं आपकी, ये किसको बताती है, एकदम सीधी ऊंची रेखाएं होती हैं ऐसे वाली। आपने कमरों में देखा होगा कि जो आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीलन से बचने के लिए प्लाई टाइप का, प्लाईवुड्स वगैरह का यूज करा रहे हैं, तो वो क्या उसमें डिजाइन डलवा देते हैं ऐसे सीधे सीधे पार्टीशन करा के। तो ये क्या होता है, ये सीधी, एकदम सीधी और ऊंची रेखा होती है। नंबर 1 पॉइंट तो आपका ये हो गया कि लंबवत रेखा कैसी होती है, एकदम सीधी व ऊंची रेखा होती है जो कि शक्ति एवं दबाव, जोश की अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठाजनक और औपचारिकता को प्रदर्शित करती है। नंबर 2 आई है आपकी समतल, समतल या क्षैतिज रेखा। इससे आपको, यानी कि समतल, बिल्कुल प्लेन, समतल क्या होता है, प्लेन, प्लेन मैदान जो होता है आपका। तो ये कैसी हुई, आपकी पड़ी हुई ऐसी लेयर, लेटी हुई रेखा होगी। और ये क्या है, ये रेखा निरंतरता, आराम, विश्राम, तनाव मुक्त और अनौपचारिकता का भाव उत्पन्न करती हैं। अब जैसे अगर मैं खड़ी हूं, सीधी बहुत देर से खड़ी हूं, तो मुझे देखने वाले को क्या फील हो रहा होगा कि ये बहुत देर से खड़ी है, तो शायद ये थक गई होगी। वहीं अगर मैं ऐसे लेट जाऊं सीधी एकदम,
या बैठ जाऊं तो ऐसे लेयर मतलब उस डायरेक्शन में मैं हो जाऊं तो क्या होगा, वो देख के किसका आराम को कंफर्टेबल जोन का एकदम उसको फील कराएगी। फिर होती है आपकी तिरछी रेखा। तिरछी रेखा आप नाम से ही देख समझ पा रहे होंगे। तिरछी रेखा कैसी होती है, ऐसी कोई डिजाइन जैसे आपने बनाया, इसमें क्या करा, इसको आपको फिल करना है और आप ऐसे इसमें भरे जा रहे हैं। तो ये रेखा है क्रियाशील गतिशील रेखाओं के रूप में समझी जा सकती हैं। ये संयोजन तथा संतोष को प्रस्तुत करती हैं तथा परिवर्तन हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि मतलब क्षैतिज रेखा और आपकी जो लंबवत रेखा थी, उन्हें देख देख के अगर वो कुछ नया क्रिएटिव करने का हो तो आप इनका यूज कर सकते हैं। फिर आपकी 4 नंबर की है वर्क रेखा। इस रेखा को गोलाकार रेखा की श्रेणी में रखा जाता है। ये रेखाएं आनंद और सौंदर्य का प्रतीक है। किसी भी सजावट में विशिष्टता उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ विचारों की अभिव्यक्ति, मूड को परिवर्तन करने हेतु भी प्रयोग में लाया जाता है। यह प्रसन्नता, वैभव तथा जीवन का प्रतीत होती है। इसे लोचमय रेखा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपका कहां से उठा, यहां से बना। कैसे बना कि आपसे वो पूछ लेगा कि प्रसन्नता या वैभव का प्रतीक या फील कराने वाली कौन सी रेखा होती है, तो कौन सा होगा आपका आंसर, क्या होगा, वर्क रेखा होती है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि वर्क रेखा को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम लोचमय रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आएगा आपका आकार, सेकंड वाला पॉइंट। आकार में भी क्या होते हैं, जैसे आपकी शेप काफी डिफरेंट शेप होती हैं, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, पंचमुखी, षट्भुजा आदि। फिर नमूना, थर्ड आपका कला के तत्व में नमूना क्या होता है आपका, नमूना यानी कि पैटर्न। कोई भी चीज है आप जो है कंटिन्यू उसको रिपीट कर रहे हैं या आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर घर में कोई डिजाइन या घर में कोई चीज डेकोरेट कर रहे हैं, कोई चीज लगा रहे हैं, कोई लेयर लगा रहे हैं, तो पहले तो आपने बड़ा फूल लगा दिया फिर छोटा लगा दिया, पहले बड़ी लाइट फिर छोटी लाइट, या बड़ी बड़ी लगाए जा रहे हैं फिर छोटी छोटी लगाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक भी पैटर्न आप क्या है फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो नमूना क्या होता है, नमूना होता है आपका कि आप जिस भी मतलब बाह्य धरातल या किसी भी जगह कहीं भी कोई आप डेकोरेशन कर रहे हैं, कोई डिजाइन दे रहे हैं, तो वो उस चीज के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए कि वो सुंदर लगना चाहिए, ना कि वो भद्दा लगे। फिर आपका होता है प्राकृतिक नमूने। नमूने भी कितने प्रकार के हैं, 4-5 प्रकार के नमूने होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। 4 में नंबर 1 प्राकृतिक नमूने, नंबर 2 ज्यामितीय नमूने और मिश्रित और अमूर्त। प्राकृति से आप जान रहे होंगे कि जो आपके से पेड़ पौधे जो नेचुरल होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं आपके, जैसे चंद्रमा, नदी, तालाब, जीव जंतु आदि। इसमें क्या करते हैं कि आपको जो छोटे बच्चे को अगर ड्राइंग बनाने को दी जाए तो छोटा बच्चा क्या करेगा, या तो उससे कहो कि सूर्य की चंदा मामा की तस्वीर बनाओ, सूर्य को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे बनाने ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि नेचुरली ये आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो गॉड गिफ्टेड हो, जो मतलब पहले से चली आ रही हो, जो भगवान के द्वारा हमें दी गई हो, तो आपके प्राकृतिक नमूने में आते हैं। आप चांद अगर ऐसे है तो चांद की आप शेप चेंज नहीं कर सकते ना, उसको ऐसे ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से तो नहीं बना सकते। तो जो फिक्स है, जो चेंजेबल नहीं है, जिसमें आप बदलाव कर ही नहीं सकते, वो आपके प्राकृतिक होते हैं। ज्यामिति से आप समझ रहे होंगे, जो आपकी रेखाओं से आधारित फिगर होती हैं। जैसे आप अगर किसी कंप्यूटर वगैरह में पेंट वगैरह करने जाएं तो आप उसमें देखते हैं ना कि आपकी ये वाली भुजा ये है, आपकी ये शेप भी है, ये शेप भी है, ये सिलेंडर शेप भी है, एग शेप भी है। तो अलग अलग क्या होती हैं आपकी जो डिजाइन आ जाते हैं जिसमें आयत। फिर आपका मिश्रित कौन सी होती है, जो आपके इन सब का मिश्रण करके बनती है। जैसे मोस्ट ये है आपकी एक, ये इसी में आपने क्या करा, ये भी बना दिया, इसी में आपने क्या करा,
ये भी बना दिया। तो इस तरीके से जो सारी रेखाओं को उनको मिश्रित करके बनाया जाता है। इसके बाद आपका होता है एमुत। एमुत यानी कि आधुनिक, आधुनिक यानी कि जो अब है, कला की इच्छा शक्ति पर आधारित नमूने को एमुत नमूना भी कहते हैं। ये आधुनिक नमूने के नाम से भी जानी जाती हैं। इस तरह के नमूनों के विषय वस्तु अस्पष्ट होते हैं। इन नमूनों में हर व्यक्ति अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। कुछ पिक्चर्स, कुछ पेंटिंग ऐसी होती हैं, अगर देखा जाए कि उनमें कोई फिगर भी नहीं बनती, बस वो क्या है, होच पोच बना होता है। तो वो क्या करता है, आते ही आपको उसमें कोई भाव दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप क्या है, आप अपनी इमेजिनेशन, अपने भाव के हिसाब से उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने अलग अलग विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका पोत। पोत होता है टेक्सचर। अभी आपका पोत, रंग और जो बाकी के कला के तत्व बढ़ेंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये। अभी हमने इसमें जो डिस्कस किया है कला के तत्व में, क्या डिस्कस किया है, नमूना, आकार, वर्क रेखाएं, मतलब रेखा, ये 3 पॉइंट हमने इसके किए हैं। कितने थे, 8 थे। रेखा हमारा हो चुका है डिस्कस, आकार हो चुका है, डिजाइन हो चुका है, और अब हम कहाँ थे, पोत पे थे। तो इसके बाद इसके आगे के जो हमारे बचते हैं 4, वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।